वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 93 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिग वर्कर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? अमेजन डिलीवरी बॉय, फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय, ठीक है, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ये जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर जो डिलीवरी करते हैं वो सभी गिग वर्कर हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इन्हें पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में कानूनी ढांचे में शामिल किया गया। वर्ष 2019 29-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ पहुंचने की संभावना है भारत में। देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो क्यों है चर्चा में? भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत है। और वर्ष 2025 के बजट में इस कार्यबल को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 141 में असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। नीति आयोग की वर्ष 2022 की रिपोर्ट भारत की उभरती गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के अनुसार गिग कार्यबल वर्ष 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश से प्राप्त प्राचीन व्यक्ति का पूर्ण जीनोम अनुक्रमण किया गया है? मिस्र, चीन, पेरू, मैक्सिको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। चर्चा में क्यों है? देखिए शोधकर्ताओं ने पहली बार प्राचीन मिस्र के एक व्यक्ति के पूर्ण जीनोम का अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग किया है। हालिया जीनोम अनुक्रमण के बारे में जाने तो हालिया शोध में प्राचीन मिस्र के एक व्यक्ति के संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण किया गया है, जो लगभग 4500 से 4800 वर्ष पहले मिस्र के ओल्ड किंगडम का निवासी था, यानी प्राचीन साम्राज्य का। यह अध्ययन प्राचीन मिस्र के जीनोम का अब तक का सबसे पुराना एवं सबसे पूर्ण अनुक्रमण है। तो मिस्र का नाम याद रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। पूरे साल के लिए सीरीज चल रही है। 27 जुलाई को आर ओ का एग्ज़ाम है, री वाला, ठीक है, री एग्ज़ाम है जो लीक हो गया था, लेकिन ये सीरीज़ पूरे साल चलेगी। तो 149 में आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पूरे साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, क्योंकि री एग्ज़ाम होगा फिर नया वाला एग्ज़ाम भी तो होगा 25 वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन 1 और कथन 2, दो कथन है यहाँ पर। कोविड-19 टीकाकरण एवं अचानक मौतों के मध्य कोई संबंध नहीं है, पहला कथन ये है। दूसरा कथन है, हृदय संबंधी कारण जैसे कि अनुवांशिकी, जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड-19 के बाद की जटिलताएं अचानक मौतों के प्रमुख कारण हैं। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन कारण वाला है। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी और डी में से दिया जाएगा। देखिए ये अभी शोध हुआ है, ये काफ़ी समय से चल रहा है ये शोध। कोविड-19 टीकाकरण एवं अचानक मौतों के मध्य कोई संबंध नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। हृदय संबंधी कारण जैसे कि अनुवांशिकी, जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड-19 के बाद की जटिलताएं अचानक मौतों के प्रमुख कारण हैं, ठीक है। यही शोध में सामने आया है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्योंकि दूसरा सही है तो पहला भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए हृदय संबंधी कारण जैसे कि अनुवांशिकी, जीवन शैली और पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड-19 के बाद की जटिलताएं अचानक मौतों के प्रमुख कारण हैं, इसलिए कोविड-19 टीकाकरण एवं अचानक मौतों के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो ए है इसका आंसर। क्यों है चर्चा में?
क्योंकि 2 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक मौतों की रिपोर्ट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कई एजेंसियों के माध्यम से इन मामलों की जांच के बाद यह निर्णायक रूप से स्थापित हो गया है। शोधकर्ता कौन है यहाँ पर? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी द्वारा शोध किया गया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। इसमें आईसीएमआर का अध्ययन क्या किया उन्होंने? 18 से 45 वर्ष के वयस्कों में अचानक मौतों के कारणों पर आधारित जो मई से अगस्त 2023 तक 47 अस्पतालों में किया गया। ठीक है, 47 अस्पतालों में 18 से 45 उम्र के वयस्कों के आधार पर के ऊपर शोध किया गया। इसमें एम्स का भी अध्ययन है। यह अध्ययन वर्तमान में जारी है, अभी भी जारी है, और इसका उद्देश्य है युवाओं में अचानक मौतों के सामान्य कारणों की पहचान करना है। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियो आपने देखोगे पिछले कुछ वर्षों में, कोई जिम करते करते जो है किसी की डेथ हो जा रही है, अभी 42 साल की एज में। ठीक है, एक अभिनेत्री की डेथ हुई, फिर इससे पहले जिम में राजू श्रीवास्तव, ठीक है, मशहूर कॉमेडियन। उसके बाद कई टीवी एक्ट्रेस, ठीक है, जो कम उम्र में मारे गए। प्रमुख निष्कर्ष जो निकाले गए इनके द्वारा वो क्या हैं? कोविड-19 टीकाकरण एवं अचानक मौतों का कोई संबंध नहीं है। बिना निर्णायक प्रमाणों के ऐसे दावे लोगों का विश्वास कम कर सकते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कोविड-19 के टीके सुरक्षित एवं प्रभावी हैं और इनके गंभीर दुष्प्रभाव बहुत कम हैं। हृदय संबंधी कारण जैसे कि अनुवांशिकी, जीवन शैली, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले से मौजूद बीमारियां हैं, ठीक है, और कोविड-19 के बाद की जटिलताएं अचानक मौतों के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संदर्भ में 3 कथन है, कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को इस नीति को स्वीकृति दी, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को। यह नीति मौजूदा खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। इसका प्रमुख लक्ष्य 2036 तक ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करना है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है और तीसरा वाला भी करेक्ट है। यहाँ ये तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्यों है चर्चा में? क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति यानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनएसपी 2025 को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के बारे में जानें, क्या है? यह नीति देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। यह नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो गया। लक्ष्य क्या है इसके? देश को यानी भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करना भारत को। रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। इस योजना का लक्ष्य देश में 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। इस योजना का लाभ केवल 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है। इस योजना का लाभ केवल 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होगा, बी है इसका आंसर, केवल 2। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव। रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में जानें।
तो इसकी घोषणा बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के रूप में की गई। कुल बजट परिव्यय है 2 लाख करोड़ रुपए का। इसका लक्ष्य क्या है? 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है, ना कि 10 करोड़। ठीक है, इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। समयावधि: इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है, लेकिन सरकार की एक सबसे बड़ी गलती क्या है कि इम्प्लीमेंट नहीं करती वो ठीक से, उनका प्रचार नहीं करती। ठीक है, युवाओं को पता ही नहीं है, बहुत सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चल रही है उनको तक पता नहीं है। तो योजना के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने थ्रोम्बोसिस के उपचार के लिए किस धातु पर आधारित नैनोजाइम विकसित किया है? नायोबियम, वेनेडियम, टेंटेलम या टाइटेनियम? इसका आंसर है वेनेडियम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वेनेडियम जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है कैपिटल V और परमाणु संख्या होती है 23। यह एक कठोर चांदी ग्रे तन्य और आघात वर्धनीय संक्रमण धातु है। इसे आवर्त सारणी में 5वें और चौथे आवर्त में रखा गया है। यह पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विभिन्न खनिजों में पाया जाता है। नैनोजाइम की बात करें, नैनोजाइम एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से विकसित नैनोमीटर आकार का पदार्थ होता है। क्योंकि आर्टिफिशियल है तो वेनेडियम से बनाया गया है। ठीक है, जो प्राकृतिक एंजाइमों की तरह कार्य करता है, यानी यह जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। इसे रासायनिक तरीकों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य में कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति को रिकॉर्ड किया है? कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति को रिकॉर्ड किया गया नॉर्थ ईस्ट मेघालय में। मेढक आपने देखा होगा, ठीक है, हरे से कलर की होती है, भारत में जितनी भी हैं ये काले कलर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ब्लैक ब्राउन टाइप। तो हाल ही में प्राणी सर्वेक्षण ने मेघालय राज्य में कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति को रिकॉर्ड किया है। इस प्रजाति का नाम अमोलाप्स शिलांग या शिलांग कैस्केड मेढक रखा गया है। यह शिलांग शहर के शहरी वन क्षेत्रों में पाई गई है। यह खोज वर्ष 2025 में की गई थी। इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में प्रकाशित किया गया है। यह मेढक जो तेज बहने वाली धाराओं में रहता है, शिलांग के शहरी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और उनके स्थानीय सहयोगियों ने मिलकर इस प्रजाति की खोज की है, जो शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के महत्व को दर्शाती है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, PCS में भी आते हैं, RO में भी आते हैं, UPSC में भी आते हैं। तो इसको मेढक को याद रखिएगा, मेघालय का नाम याद रखिएगा, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी ये करंट से रिलेट करती हुई करंट अफेयर्स बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे अफानासे निकितिन सीमाउंट को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? अफानासे निकितिन सीमाउंट जो है एक विवादित क्षेत्र है भारत और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि कोबाल्ट निकेल जैसे पदार्थ की भरमार है यहाँ पर। अफानासे निकितिन सीमाउंट को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। यह समुद्री पर्वत हिंद महासागर में स्थित है और कोबाल्ट निकेल तथा मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। INS तमाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह परियोजना 1135.6 के अंतर्गत निर्मित तुशील श्रेणी का दूसरा पोत है। इसमें एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल लगी है जो प्रतिद्वंदी के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है।
और तीसरा पॉइंट है, इसे खास तौर पर पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? आईएनएस तमाल से संबंधित आईएनएस इंडियन नेवल शिप, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है और तीसरा वाला भी जो है वो सही है। तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है जो रूस में बनाया गया है और यह एक स्टील्थ फ्रिगेट और भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला आखिरी विदेशी निर्मित युद्धपोत है। आईएनएस तमाल ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत हथियारों से लैस है। आईएनएस तमाल के बारे में कुछ और जानकारी अगर हम देखें तो श्रेणी तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है, निर्मित रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड के द्वारा यह निर्मित है। विशेषताएं देखें तो स्टील्थ तकनीक है इसमें, यानी रडार से बचने की क्षमता है इसके अंदर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है ये। एंटी सबमरीन हथियार हैं इसमें। आधुनिक सेंसर और रडार लगे हैं इसमें। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। चलिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या क्या है ये? रेंज 8000 किलोमीटर, ठीक है। मैक गति है 7.5 और MIRV तकनीक से विकसित है। हाइपरसोनिक है। उपरोक्त में से कितने विकल्प K-16 बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में सही हैं? देखिए, K-16 जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी मैक गति 7.5 होती है। रेंज इनकी 8000 किलोमीटर से 12000 तक होती है। हाइपरसोनिक है ये, ठीक है। सुपरसोनिक से भी ऊपर होती है हाइपरसोनिक। MIRV तकनीक भी है, सभी हैं इसमें ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। क्यों है चर्चा में? क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, यानी इसरो की बात हो रही है, K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए समुद्री परीक्षण की तैयारी की जा रही है। K6 एक अंतर महाद्वीपीय पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरणों वाली मिसाइल है और ठोस ईंधन से चलती है। इसे कई स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य पुनः प्रवेश वाहनों से लैस करने की योजना है और इसकी सीमा 3 टन के पेलोड के साथ 8000 से 12000 किलोमीटर की होगी। पहला वाला हो गया सही। K6 हाइपरसोनिक लंबी रेंज यानी लॉन्ग रेंज, मैक गति है इसकी 7.5 यानी लगभग 9200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ध्वनि की गति से 7.5 गुना तेज तथा MIRV क्षमता के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से अधिक शक्तिशाली मिसाइलें हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक हैं। ठीक है, केवल अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास, फ्रांस के पास और यूके के पास ऐसी मिसाइलें हैं और अब भारत में के पास भी ऐसी मिसाइल होगी। तो सारे सही हैं, डी सही है। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्वाड, देखिए, डुअल का होता है मतलब 2, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। ओक्टा का मतलब 8 हो गया। इस तरह से चलता है। हाल ही में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक 11 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई क्या? ठीक है, क्वाड के बारे में है ये। क्वाड मंत्रियों की बैठक की बात हो रही है। यह दुनिया की 24% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है क्या क्वाड? वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 18% है क्या? वैश्विक व्यापार में इसका योगदान 35% है क्या? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसमें कौन कौन से सही हैं? क्वाड में 4 देश मेंबर हैं, ठीक है। इसमें है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो क्वाड जो है, क्वाड की अभी विदेश मंत्री, ये सारे विदेश मंत्री इन चारों देशों के 1 जुलाई 2025 को अमेरिका के वॉशिंगटन DC में संपन्न हुई इसकी विदेश मंत्री स्तरीय बैठक 2025 की। और क्वाड जो है दुनिया की 24% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जो क्वाड देशों का योगदान है वो 35% है।
और वैश्विक व्यापार में जो इनकी हिस्सेदारी है वो 18% है। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर रखा है, यानी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया है, केवल पहला और दूसरा ही सही है, तो ए है इसका आंसर। जहाँ जहाँ 3 4 हैं उनको हटा दीजिए। तो क्वाड जो है विदेश मंत्रीय बैठक 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की। क्वाड में कौन कौन मेंबर? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मेजबान कौन रहा? अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो। प्रतिभागी देश तो भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो गए, अमेरिका के हो गए मार्को रूबियो, जापान के हो गए ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के हो गए पेनी मांग। और जानिए क्वाड के बारे में। क्वाड यानी चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। प्रतिनिधित्व पर आ जाइए, जिससे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट कटेगा। यह संगठन दुनिया की 24% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, तो पहला दूसरा सही हो गया। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 35% न कि 18%, और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 18% न कि 35%। तो ऊपर ये उल्टा पुल्टा लिखा था, इसने गलत था। ऐसे ही स्टेटमेंट बनाकर थोड़ा टफ करके प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। INS उदयगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना ने INS उदयगिरी को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे रिकॉर्ड 37 महीनों में तैयार किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। उदयगिरी नाम जो है वो आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वतमाला से प्रेरित है। सामरिक महत्व क्या है INS उदयगिरी का? INS उदयगिरी के नौसेना में शामिल होने से भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति और नौसैनिक शक्ति में इजाफा हुआ है। यह भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है, जो किसी भी महासागर में स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन चला सके। जो का मतलब भारत। 15 प्रश्न एडेड हैं इसमें। हाल ही में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हीं को नियुक्त किया गया है। रॉ भारत की है, ISI है पाकिस्तान की। रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं पराग जैन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, वरिष्ठ IPS अधिकारी पराग जैन को 1 जुलाई 2025 को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ की फुल फॉर्म है, पता होना चाहिए आपको, का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में खुफिया समन्वय और रणनीतिक योजना में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें इस पद पर सौंपा गया है। उन्हें यह पद सौंपा गया है। उन्हें किन्हें? पराग जैन को। अब चूंकि यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है, तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिक भारत के मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा, और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में सटीक जवाबी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025 किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। जन सुरक्षा समृद्धि अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का 3 महीने का विशेष अभियान है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है गुजरात से हुई है, और यह 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। समृद्धि है, सॉरी, समृद्धि तो लिखा है। जन सुरक्षा समृद्धि, जन सुरक्षा समृद्धि है ये।
गुजरात का नाम याद रखिएगा। 5वां प्रश्न है, हर पंचायत में खेल मैदान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? हर पंचायत में खेल मैदान, हर पंचायत में खेल मैदान, ये है बिहार सरकार की योजना। क्यों है चर्चा में? क्योंकि बिहार सरकार द्वारा राज्य में खेल गतिविधियों को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक समग्र खेल रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से पंचायत स्तर से लेकर प्रमंडलीय स्तर तक खेल अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना को मनरेगा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे ग्रामीण विकास और रोजगार दोनों को बल मिला है। इससे ग्रामीण विकास और रोजगार दोनों को बल मिला है। तो 15 प्रश्न एडेड थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना है सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।